हेलो, देखिए आवाज आ रही सभी को? हाँ, हेलो। साफ सुनाई दे रहा सभी को? सभी लोग लाइव हो जाइए। ऑल स्टूडेंट इधर देखेंगे, उसी का आगे नेक्स्ट टॉपिक उसी का आगे चलेंगे। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, द्वितीय पेपर, उसी के आगे आज चर्चा चलेंगे। देखिए आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसी के आगे जितना बाकी है इस चैप्टर में आज उसको समाप्त करना है। कुछ टॉपिक हैं बहुविकल्पी टाइप के, अति लघुत्तरी टाइप के, ठीक है, उनको थोड़ा कायदे से देखना है, समझना है और सुनना है। और आपको बोर्ड पे समझाएंगे और पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। सभी बच्चे लाइव हो जाइए। आवाज सभी को आ रही है? ठीक, ओके। इधर देखिए बोर्ड की तरफ सभी लोग। तो विषय आपका जो चल रहा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, द्वितीय पेपर, ठीक है। कुछ मैंने टॉपिक कल आपको बताए थे बहुविकल्पी टाइप के, अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन थे। आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध भी होगी और प्राप्त भी हो गई होगी। उसमें कुछ मैंने बताया था, भारतीय संविधान में शिक्षा का उल्लेख किस में है, संवर्ती सूची में दिया गया है, ये भी बताया गया था। और आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। इस टाइप के आपको मैंने 10-15 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, ठीक। अब सब लोग इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ। आज उसी के आगे चलना है। आपको प्रश्न ये लिखा है बहुविकल्पी टाइप का है, अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। आपको थोड़ा देखना है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको पता है बाल अधिकार का प्रस्ताव किस संस्था ने पारित किया है? आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने पारित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो इसका आंसर होता है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो आप इसको संयुक्त राष्ट्र संघ आंसर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। इधर देखना है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यही बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब पारित किया, ठीक है, या इसकी घोषणा कब की, उसके नीचे प्रश्न है। तो आपको ये भी समझना है 20 नवंबर 1989 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया है। इसके पीडीएफ आपको उपलब्ध भी होगी और प्राप्ति भी हो गई होगी। उसी में आपको वहां से निकलकर बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ज्यादा इसमें डीएलएड में विस्तार से नहीं लिखना होता है, इसे बीएड में और एग्जामों में लिखना पड़ता है। इसमें आपको आंसर टू आंसर देना है, पॉइंट टू पॉइंट के आधार पर, और संक्षेप में देना पड़ता है, ठीक है। जैसे 1 नंबर का है क्वेश्चन तो आपको 1 या 2 लाइनों में खत्म करना है। बहुविकल्पी तो सीधा सीधा टिक मार का होता है, और लघुत्तरी होते हैं तो आपको संक्षेप में उसके धारणा अवधारणा को दर्शाना पड़ता है। तो अब यहीं पर प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के अधिकार की घोषणा कब की गई, ठीक है। क्योंकि यहां पर प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार आते भी हैं और पूछे भी गए। तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के अधिकार की घोषणा। तो मैंने बताया है, जब आपको बाल अधिकार पढ़ाए थे उसमें पूरा डिटेल पीडीएफ मिली भी होगी, आपको वीडियो भी देखे होंगे, उसमें सारा डेट
और प्लस भारत सरकार ने कब उसको पारित किया, सारी चीजें बताई गई। तो आपको यहाँ पर 1 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के अधिकार की घोषणा कब की गई? तो आपको पता है, सभी लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो इधर देखेंगे, 20 नवंबर 1989, ये याद रखना है, 20 नवंबर 1989 को ये बाल अधिकार की जो घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, क्योंकि प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ लेके आया था, तो उसी समय अधिकार की घोषणा कौन ने की थी? 20 नवंबर 1989 में। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कई बार आते भी हैं, ठीक है। बहुविकल्पी के रूप में, अति लघुत्तरी के रूप में आपको इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ तैयार होते हैं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों के अधिकार की घोषणा कब की गई? 20 नवंबर 1989 को। अब यहीं पर प्रश्न एक आता है, आप लोगों को थोड़ा समझना है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक, प्रश्न क्या है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। ये वल्नारायण क्वेश्चन है, एक लाइन का आता है, प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा इसका आंसर क्या कह रहा है? शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से, ठीक है, उपलब्ध कराना है। तो क्या कराना है? क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है निःशुल्क और अनिवार्य रूप से, इसका सीधा जो आंसर है वो सार्वभौमिकरण होगा। क्या आंसर है इसका? सार्वभौमिकरण। तो इसका आपको ध्यान रखना है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है, तो ध्यान रखना है सार्वभौमिकरण, ठीक है। प्रश्न एक यहां बनता है, सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब सीधा सीधा होता है जात या प्रजात, लिंग, स्थान, ठीक है, इसका कोई भेद बगैर या बिना, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, उसको हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। ना जात का इसमें कोई अवरोधन होता है, अवरोध होता है, ना इसमें लिंग का होता है, ना स्थान का होता है, ना प्रजात का होता है, ना धर्म का होता है, ठीक है, ठीक है। इनको सबको छोड़ के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, उसी को बोलते हैं सार्वभौमिकरण। आगे एक टॉपिक मिलेगा सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ समझना है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में जो उपलब्ध होता है, वो शब्द निकलकर आता है सार्वभौमिकरण। क्या आता है? सार्वभौमिकरण। ये आता है सार्वभौमिकरण निकल के, इसको थोड़ा समझना है सार्वभौम, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी में आया भी है, थोड़ा ध्यान रखना है। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। क्या उपलब्ध कराना है? सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण में ही ये प्रश्न बनता है, ठीक है। अब फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब ये अगला प्रश्न आता है, ये कई बार पूछा भी जाता है और कई बार आया भी है, थोड़ा ध्यान रखना। ये मैंने 2-3 बार बताया भी है, समझाया भी है आप लोगों को। संविधान का अनुच्छेद सबको पता है 21A किस संशोधन का परिणाम है? संविधान का अनुच्छेद 21A किस संशोधन का परिणाम है? तो आपको पता है, संशोधन जब हुआ था और उसका संशोधन का जो क्रम था वो बताया गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये सारी चीजें पीछे वीडियो में PDF में आपको उपलब्ध होंगी। आपको आंसर सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? आपको सीधा सीधा है, संविधान का अनुच्छेद 21A किस संशोधन का परिणाम है? बहुत फास्ट कमेंट कीजिए, आपको पता होगा सभी लोगों, कमेंट्स में देख रहा हूं। हाँ राइट, काफी लोगों का है, ठीक है, ठीक, राइट, काफी लोगों का आंसर सही चल रहे हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 21A किस संशोधन का परिणाम है? तो आपको पता है सभी लोगों को, 86 में संविधान संशोधन,
या सीधा लिख दें संशोधन? ठीक है, कब हुआ था? 2002 में। ये भी सन याद भी रखना, 2002 में हुआ था। सभी को मालूम होगा, क्योंकि अनुच्छेद 21A का संबंध जो बताया गया था, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार ये बना है बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक। इसमें एज का बॉन्ड भी दिया गया था। 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो अनुच्छेद 21 से, जो 21 से निकल के आया है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 45 था उसमें 10 वर्षों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, प्रश्न कई बार ये भी पूछा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संबंध किस धारा से है, या किस आर्टिकल से है, या किस अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर आपको बताया गया था अनुच्छेद 45 से। जब ये अनुच्छेद 45 का अनुच्छेद का परिवर्तन किया गया, ठीक है, संशोधन हुआ संविधान में, भारतीय संविधान संशोधन हुआ 86 में संशोधन में, ठीक है, तब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21A जोड़ा गया। उसमें यह कहा गया 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के पाठ्य पुस्तकें बच्चों को यूनिफॉर्म सभी मुफ्त उपलब्ध होंगी। ये बात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, इसी को अनुच्छेद 21 को ही मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? मौलिक अधिकार का दर्जा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा जिक्र चलता रहता है हर टॉपिक में, कहीं ना कहीं ये विशेषता के रूप में, उद्देश्य के रूप में, महत्व के रूप में, ठीक है, ये अनुच्छेद 21 दिया गया है। तो इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 21 से किस संशोधन का परिणाम है? तो 86वें संशोधन 2002 में हुआ था। ये इतना क्वेश्चन कंप्लीट सभी लोगों को। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि आपको बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों पर नजर रखना है, क्योंकि एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें गलतियां होने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर आपको सटीक आंसर पता है तो आप सटीक उसका उत्तर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। किसने कहा था? यह भी एक कथन पूछा गया है, किसने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है? अच्छा प्रश्न है, ये कह रहा किसने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है? ये प्रश्न को यहां समझना है। सभी लोग इधर देखेंगे, कमेंट्स करें, इसका आंसर किसी को मालूम है? सभी लोगों को किसने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है? ये आपको ध्यान रखना है, हृदय और आत्मा संविधान में किसने कहा है? आपको पता होगा, संविधान के जनक। सभी लोगों को कमेंट्स कीजिए जल्दी से। हाँ, आंसर इसका अभी नहीं आया, जल्दी बोलिए आप लोग। हाँ, किसने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न आता भी है, अदर एग्जाम में भी मिलेगा, जैसे आपको सीटेट यूपीटेट की तैयारी करेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, बाल विकास के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 प्रश्न आएंगे, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको सब्जेक्ट के साथ साथ उसकी भी तैयारी थोड़ा साथ में करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, ये किसने कथन कहा है? तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न आता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक। ये बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा गया है और कई बार आया भी है। प्रश्न ये है, प्रश्न यह है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक।
कोई बता सकता है इसका आंसर? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक सकारात्मक विचार। इसका आंसर क्या है? सकारात्मक विचार, क्योंकि सार्वभौमिकरण का मतलब होता है संपूर्ण भौमिकरण। इसका मतलब होता है सकारात्मक विचार से ही शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है, सभी को शिक्षित किया जा सकता है। इसीलिए संबंधित सूची में राज्य और केंद्र को रखा गया है। शिक्षा को सार्वजनिक रूप से निःशुल्क और अनिवार्य कक्षा 6 से लेकर, ठीक है, एज जो दी गई है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के, और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को, ठीक है, उसका सार्वभौमिकरण किया जाए, शिक्षा को ऊंचे स्तर तक ले जाए, सभी को शिक्षित किया जाए। तो आपको पूछा जाता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक, तो इसका सीधा सीधा आंसर है सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, आया भी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण है तो ध्यान रखेंगे सकारात्मक विचार। कंफर्म? आगे प्रश्न देखेंगे सभी लोग। अब ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे कह रहा है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है। उद्देश्य इसके पूछेंगे, आपको 2 पॉइंट याद रखना उद्देश्यों के बारे में, ठीक है। और मैं यहां पर आपको उद्देश्य के बारे में समझा रहा हूं, सभी लोग देखेंगे। पहला, फिर दूसरा, और भी 1-2 बता देंगे, 3 तक आपको याद रखना है, ठीक है। उसे आपको 2 कंफर्म याद रखना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य, ठीक है। एक तो बौद्धिक याद रखना है, शारीरिक और चारित्रिक, चरित्र के आधार पर, बौद्धिक के आधार पर बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और चारित्रिक विकास, ठीक है। तो ये आपको जो विकास दिए गए हैं ये उद्देश्य हैं, किसके? सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। तो इन उद्देश्यों को याद भी रखना है, कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या है, तो आप ध्यान रखना बौद्धिक विकास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे शारीरिक विकास, ठीक। 2 तो आपको विशेष तौर पे याद रखना है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास। एक और लिखना चाहें, एक और लिख लें, तीसरा चारित्रिक विकास, चरित्र का विकास। ये हैं उद्देश्य। तो आपको ध्यान रखना इसके उद्देश्य बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और आपको ध्यान रखना है चारित्रिक विकास, चरित्र, ठीक है, उसका डेवलप कैसे हो, ठीक है। बौद्धिक, उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं बच्चे की, उसको डेवलप करना है, उसका शरीर, ठीक है, उसकी जो बॉडी है, शारीरिक विकास, फिजिकल जो बॉडी है उसको भी डेवलप करना है, और आपको उसका जो कैरेक्टर है वो भी आपको डेवलप करना है। तो ध्यान रखना है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य। तो आपको इतना याद रखना है, बौद्धिक विकास, दूसरा पॉइंट शारीरिक विकास, और तीसरा चारित्रिक विकास, चरित्र, कैरेक्टर, ठीक। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। उद्देश्य के रूप में अगर आते हैं तो आपको याद रखना है, उद्देश्य के रूप में 3 पॉइंट आपको डालना है। उसे पूछे जाते हैं 2 उद्देश्यों पर लिखना है, 2 उद्देश्य कोई भी डाल देंगे। और अगर आपको सीधा सीधा 1 नंबर में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में बन सकता है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षा में सार्वभौमिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र पूछे गए, सार्वभौमिकरण का क्षेत्र, क्षेत्र में क्या क्या चीज आएंगी, बस 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्षेत्र में इन क्षेत्रों को समझना है, ठीक है।
क्योंकि जो उसका उद्देश्य जो दिया गया है, इससे बौद्धिक विकास कर रहे हैं बच्चों का, शारीरिक विकास कर रहे हैं और उसका कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, तो उसी के अंदर उसका क्षेत्र भी निर्धारित है। और क्षेत्र निर्धारित होने के लिए आपको ध्यान रखना है उसकी सुविधाएं क्या क्या है, सुविधाओं से संबंधित होता है, नामांकन से संबंधित होता है, ठीक है, और स्थायित्व, सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, बालक का जो विकास होगा, सार्वभौमिकरण, उसका जो क्षेत्र एरिया आएगा तो सुविधाओं के आधार पर होगा, नामांकन के आधार पर होगा और लास्ट में स्थायित्व के आधार पर कर सकते हैं। तो आपको सीधे सीधे इसके पॉइंट लिख सकते हैं, सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, नामांकन का सार्वभौमिकरण और लास्ट में डाल सकते हैं स्थायित्व का सार्वभौमिकरण। ये पॉइंट इसको क्षेत्र के बारे में 1 नंबर में या बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, इस टाइप में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको पॉइंट अगर लिखना चाहे मैं यहाँ दर्शा भी दे रहा हूँ और नहीं तो आपको PDF के रूप में उपलब्ध भी होगी। नंबर 1, सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, आपको हर टॉपिक को डेली का डेली पढ़ना भी है, उसकी PDF आपको मिल रही है, उसको नोट भी करना है फेयर कॉपी में, क्योंकि क्लास आपके कंटिन्यू चलेंगे, जितने अभी चल रहे हैं उसको फेयर कॉपी में बनाना है और सारे सब्जेक्टों के धीरे धीरे चालू हो जाएंगे, ठीक है। आज तो दिक्कत नहीं आ रही किसी में नेट की समस्या में, ठीक है, अपने नेट सही रखें और इधर तो वाईफाई लगा भी दिया गया है और फुल व्यवस्था है। तो सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, दूसरा लिख लेंगे नामांकन का सार्वभौमिकरण, और तीसरा पॉइंट यहां डाल देंगे स्थायित्व, स्थायित्व का सार्वभौमिकरण। ये आपको टॉपिक है, क्षेत्र एरिया उसका सार्वभौमिकरण। 3 आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है शिक्षा में सार्वभौमिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो सुविधाओं का सार्वभौमिकरण, उनकी सुविधाएं किस टाइप की होनी चाहिए, नामांकन का सार्वभौमिकरण और स्थायित्व का सार्वभौमिकरण, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। 1 नंबर में अतलग उत्तरी प्रश्न के रूप में या बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। सबको समझ में आ रहा है शिक्षा में सार्वभौमिकरण के क्षेत्र। अब आपको आता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यह पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में आता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अभिप्राय क्या है या शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसका मतलब थोड़ा समझना है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता क्या है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब यहां पर है धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग अथवा स्थान आदि। ध्यान रखना, धर्म, जात, प्रजाति, लिंग और स्थान आदि आ जाएंगे। इसको छोड़ते हुए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। ना धर्म पर ध्यान रखेंगे, बालक किसी धर्म का भी हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ठीक है, उसमें धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं देना है। सिर्फ आपको तुमको मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है उन्हीं लोगों को देना है, तो धर्म के आधार पर धर्म को भी नकारेंगे, जात को भी नकारेंगे, प्रजाति उपजातियां जो होती हैं, ठीक, लिंग, ठीक, स्त्री
और आपको पुरुष को थोड़ा ध्यान रखेंगे, लिंग में ध्यान रखना है, स्त्री पुरुषों में, ठीक है, उसमें भी नहीं विभेद, हमें बच्चों को पढ़ाना है या लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना नहीं है, ठीक है। स्थान, हम यहाँ के रहने वाले हैं या हम अदर स्टेट के रहने वाले हैं, सभी लोगों को सब नकारते हुए या छोड़ते हुए बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, ठीक है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो इसका मतलब है बच्चों को शिक्षित करना, धर्म के बगैर, जात के बगैर, प्रजाति के बगैर, लिंग के बगैर, स्थान के बगैर, इनको सबको छोड़ते हुए, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते हैं। यही शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है। तो ये सीधा सीधा आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या शिक्षा का सार्वभौमिकरण की अवधारणा बताइए। तो इस टाइम में आपको एक नंबर में 2-3 लाइनों को जिक्र कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो ये आपको छोटे क्वेश्चन थे, थोड़ा ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को विशेष ध्यान रखना है। कल मैंने इस टाइप के 8-10 क्वेश्चन बताए थे, वो भी थोड़ा ध्यान रखना, पीडीएफ में आपको उपलब्ध हो गई होगी, उसी को थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक बार जल्दी से इसको थोड़ा देख लीजिए, सभी लोग जो नोट करना चाहें वो नोट भी करते रहें, ठीक है। बाल अधिकार जैसे आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, इसके बाद में ये क्वेश्चन आपको कई बार आता है, ठीक है। और ये तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 21A जो अनुच्छेद है, इसको विशेष ध्यान रखना है, सारी मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। आपको पीडीएफ भी मिलेगी, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे थोड़ा और चलते हैं। हाँ, अब देखेंगे इधर शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया। उसके बाद में अब शिक्षा का सार्वभौमिकरण का महत्व भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी महत्व भी आ जाते हैं, उन महत्वों को भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखना है, जैसे आपको दिया है, इधर देखें सभी लोग बोर्ड की तरफ। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के महत्व या 2 महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक है। एक नंबर में इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के महत्व। तो सार्वभौमिकरण के महत्व को आपको थोड़ा समझना है। सार्वभौमिकरण के महत्व, एक तो साक्षर, बच्चों को साक्षर बनाना, क्यों मैंने क्या बताया था अभी, धर्म के बगैर, जात, लिंग, स्थान, कोई भी, इसको छोड़ते हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है अनिवार्य रूप से। तो इसका मतलब है साक्षरता को बढ़ाना या साक्षरता का प्रसार करना या विस्तार करना। तो साक्षरता का विस्तार करना, ठीक है, या प्रसार के लिए। तो पहला पॉइंट आप महत्व में डाल सकते हैं, साक्षरता प्रसार के लिए। दूसरा लिख सकते हैं जनतंत्र, जनतंत्र को सफल बनाने के लिए, ठीक है, जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना सीधा सीधा, साक्षरता का प्रसार के लिए पहला पॉइंट हो गया साक्षरता प्रसार, ठीक है। दूसरा लिखना है जनतंत्र सफल बनाने के लिए आवश्यक। ये 2 पॉइंट है, साक्षरता का प्रसार के लिए या साक्षरता प्रसार के लिए।
पूरा अगर टॉपिक लिखना चाहे तो हटा सकते हैं, संक्षेप में इसको कर सकते हैं। साक्षरता प्रसार के लिए साक्षरता को बढ़ाना, विस्तार करना, ठीक है, सफल बनाना, इसलिए उसको बोलते हैं साक्षरता प्रसार। तो मैथ में पहला पॉइंट साक्षरता प्रसार के लिए, दूसरा जनतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है क्या? सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इसलिए आवश्यक है जब उसकी जड़ मजबूत होगी, प्राथमिक स्तर मजबूत होगा तो बच्चे 14 साल तक सब शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, तो आगे उनका भविष्य उज्जवल होगा और देश भी उसी रास्ता आगे बढ़ेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है जब बच्चे साक्षर होंगे, शिक्षित होंगे तो देश का विकास या डेवलपमेंट होना आवश्यक है। इसलिए बच्चों को सफल बनाने के लिए साक्षरता दी जाती है सार्वभौमिकरण में, निःशुल्क और अनिवार्य, और जनतंत्र को सफल बनाने के लिए भी आवश्यक है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य के महत्व के रूप में। अब इसी में एक टॉपिक पूछा जाता है न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा, ठीक है, न्यूनतम। अगला टॉपिक आता है, थोड़ा समझ लें, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा। ये बीटीसी में पूछा भी गया क्वेश्चन, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या इसको विस्तृत कीजिए। न्यूनतम को, अधिगम को और स्तर को यहां समझना है। तो एक तो न्यूनतम दिया गया, एक अधिगम दिया गया, एक दिया गया स्तर, 3 शब्द मिलकर बन रहे हैं, एक न्यूनतम, एक अधिगम और एक दिया स्तर। तो इसका पूछा जाता है न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। न्यूनतम का मतलब समझेंगे, अधिगम का मतलब समझेंगे, स्तर का मतलब समझेंगे, ठीक है। न्यूनतम का मतलब है जो बालक सीख रहा है कक्षा में, जितने समय में वो बालक सीखता है तो वो न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। अब अधिगम का मतलब क्या है? अधिगम माने, अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखना का मतलब आपने पढ़ा होगा बाल विकास में, व्यवहार में जो परिवर्तन मनुष्य लाता है तो वो अधिगम कहलाता है। व्यवहार में उसके व्यवहारिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है मनुष्य में, वो एक अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड ने भी कहा है व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर स्तर का मतलब क्या है? जिस स्तर का बालक है उसमें जो कुछ सीख रहा है, जैसे कक्षा 6 का बालक है, उसने जो उसका जो स्तर दिया कक्षा 6 का, उसने बालक ने जो सीख लिया वो उसका स्तर हुआ। न्यूनतम का मतलब है बालक कक्षा 6 में है, उसमें कुछ पाठ्य पुस्तकों को उसने सीखा तो उसका मतलब न्यूनतम सीखा उसने, अधिकतम नहीं सीखा, न्यूनतम सीखा। अधिगम का मतलब ये है व्यवहार में उसके जो परिवर्तन आया है वो अधिगम कहलाता। तो इसलिए अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है, सभी को पता होगा, बाल विकास में पढ़ा होगा, ठीक है। और स्तर का मतलब होता है उसका लेवल, जैसे जिस क्लास में है उसको पाठ्य पुस्तकें जो मिली हैं अगर उसको वो कंफर्म कर लेता है, ठीक है, तो उसका स्तर लेवल रहता है, समान रहता है। तो इस पे एक एक परिभाषा पूछी जाती है, न्यूनतम पर, अधिगम पर और स्तर पर, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे पहला पॉइंट जैसे पूछा जाए न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है, ये भी लिख सकते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो आपको न्यूनतम
पर चर्चा कर लेना है, दूसरे पर आपको अधिगम पर कर लेना है, और तीसरे पर आपको कर लेना है स्तर। इन पे चर्चा करनी है, ठीक है। तो न्यूनतम, अधिगम और स्तर, इसको देखना है। पीडीएफ आपको मिलेगी, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, आपको इस पे कल चर्चा करेंगे। कल आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा, कल नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। 1-2 टॉपिक हैं इसमें सिंपल से, न्यूनतम पे बता देंगे, अधिगम के और स्तर के, और एक आता है अपव्यय और अवरोधन। ये 2 टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-2 लाइनों के, ये भी बता देंगे। चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। कल नेक्स्ट चैप्टर आपका चलेगा स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, इसमें आयोग हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे है, दूसरा चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला तीसरा चैप्टर आएगा स्वतंत्रता के बाद शिक्षा। तो इन शिक्षाओं पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, उन आयोगों के नाम, उनकी डेटें याद रखनी है, समय याद रखनी है, ठीक है। आज इतना आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी सभी लोगों को, और जिनने वीडियो नहीं देख पाया है तो वो फेसबुक पर जा सकते हैं और दोबारा उसको देख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिपीट कर कर वीडियो देखा जा सकता है, जब समय मिले तब देख सकते हैं। तो उससे क्या होता है, टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या पीडीएफ में जो मिला है उसमें चीज़ें नहीं समझ पा रहे, तो आप वीडियो देखकर उसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। ओके।